नमस्कार। बीए ऑनर्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए बायो ज्योग्राफी में हम डेजर्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे थे और राजस्थान में हम डेजर्टिफिकेशन की राजस्थान के रेफरेंस में डेजर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो स्थिति चल रही है उसमें हम डेजर्ट के एरिया को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या हम ये मान सकते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान से ईस्ट की तरफ इसके फैलाव की आशंका हमें नज़र आने लगी है। क्यों आने लगी है? क्योंकि हमने वनस्पति को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। हमने जो ग्रीन कवर था पृथ्वी के ऊपर, जो इन मिट्टी के बहाव को रोक रहा था, जो ज़मीन में मिट्टी की जड़ों को पकड़े, पेड़ों से जड़ों जो मिट्टी थी वो एक तरह से बिल्कुल जमी हुई थी, वो सारी सिचुएशंस को जब हमने नुकसान पहुंचाया, उसका रिज़ल्ट ज़मीन में मिट्टी लूज़ हो गई, हवा के साथ उड़ने लग गई। वृक्षों का कवर ख़त्म होने से ये मिट्टी का जो प्रसार क्षेत्र है वो बढ़ गया। अब हम राजस्थान के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि ये जो मरुस्थलीयकरण की प्रक्रिया है, हम किस प्रकार से इसको रोक सकते हैं। देखिए, इसको रोकना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमने इसको नहीं रोका तो उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा कि राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर भी हम इसका प्रकोप हमें देखने को मिलेगा। तो इसके अगर हम रोकने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम सघन वृक्षारोपण का कार्य करें, क्योंकि ये जो वृक्ष हैं दो तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं। पहली बात तो जो वृक्षों की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो रूट्स मिट्टी के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखती है। उसका क्या रिज़ल्ट होता है कि मिट्टी अपने स्थान से मूव नहीं करती है, जमी हुई अवस्था में रह जाती है। दूसरा, अगर वातावरण में कोई मिट्टी है या बालू मिट्टी आंधी तूफान के साथ, आंधी के साथ बह के आ रही है, तो ये वृक्ष उसको उसके मार्ग में एक बाधा के रूप में खड़े हो जाते हैं और उसके प्रसार में, उसके डिस्पर्सल में एक रोक लगा देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो भी स्थानीय वृक्षों की प्रजातियां हैं, जैसे हमें कोई स्पेसिफिक वृक्ष की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डेजर्ट की बात करें, हमें अधिक से अधिक खेजड़ली जैसे वृक्ष लगाने चाहिए, नीम हमें लगाना चाहिए। और जो स्थानीय वृक्ष हैं, हमें कोई बाहर से या उस तरह के वृक्षों से एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर लोकल जो वृक्ष होते हैं उन्हें बड़े पैमाने पे लगाना चाहिए। देखिए, वृक्षारोपण जब होता है तो हमें पता होता है कि वो उसमें कितने % वृक्ष अच्छी तरह से डेवलप हो पाते हैं, है ना। बहुत बड़ी मात्रा में उनका वैसे ही ह्रास हो जाता है। तो अगर हम बहुत बड़े पैमाने पर ये वृक्षारोपण करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं उससे लाभ की स्थिति हमारी रहेगी, और ये तभी संभव है जब हम एक जन जागरण चेतना के रूप में इस अभियान को आगे चलाएं। दूसरी बात, ये बात थोड़ी सी अनप्रैक्टिकल भी लग सकती है, परंतु कई बार इस प्रकार के उपाय भी हमें करने पड़ते हैं कि आंधी तूफान से जो रेत बहती है उसके लिए हम 2-2 मीटर ऊंची एक तरह से लोहे की जो चादरें होती है उनको भी खड़ा कर सकते हैं, ताकि ये मार्ग के बाधा के रूप में आ जाए रेत के, और रेत वहीं पर गिर जाए। तो हम इस तरह से वृक्षारोपण के साथ साथ हम इस प्रकार के उपाय भी कर सकते हैं, और इससे भी हम मिट्टी को रोक सकते हैं। जैसे अगर हमने फेंसिंग की है तो उसके पहले हम खेजड़ली है, फोग है, रोहिड़ा है, कीकर है, उसके अलावा कूमर है, सिरस है, नीम है, कैर है, जाल, बरेड़ी, ये जो पूरे जो मरु प्रकृति के जो हैं, जो ये एक तरह से ज़ेरोफाइट्स हैं, हम इनको वहाँ पर लगाकर और इसके प्रसार को रोक सकते हैं। एक तरह से घनी पादप सुरक्षा की हमें ज़रूरत हो जाएगी। एक पट्टी अरावली पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार की हम डेवलप कर दें कि उस पट्टी से पार ये धूल के कण नहीं पहुंच पाएँ। और ये जो पट्टी, अगर हमने किसी दिन इसको प्रैक्टिकल रूप में कर लिया तो ये राजस्थान के लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा एक काम हो जाएगा। और
इसका क्या रिजल्ट रहेगा कि हम इस प्रक्रिया को तो रोकेंगे ही रोकेंगे, वातावरण में नमी की मात्रा को भी बढ़ाएंगे और हमारा जो टोटल इकोसिस्टम है उसको इससे बहुत एक बूस्टअप मिलेगा। तो हमें एक चौड़ी पट्टी के रूप में एक वृक्षारोपण की एक बेल्ट लगा देनी चाहिए। इवन हम बीच बीच में सड़कें जो हैं तो सड़कों के दोनों तरफ भी पेड़ लगाएं। और आप स्टूडेंट्स हैं, मैं तो कहती हूँ कम से कम आप अपने घर के बाहर देखिए, हमें हर जगह जहाँ पॉसिबल हो और लोकल वृक्ष लगाने। हमें कोई बहुत महंगे बहुत उस तरह के वृक्षों की ज़रूरत नहीं है। नीम का पेड़ बहुत अच्छा होता है, अशोक का होता है, सतपति का पेड़ है, ये सारे पेड़ ऐसे होते हैं, ये छायादार भी हैं और हमारे लिए अच्छे रहते हैं। तो हमें इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि हम कम से कम 10 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी के रूप में सघन वृक्षारोपण कर दें। और साथ ही साथ ना केवल वृक्षारोपण करें, हम उन वृक्षों की सुरक्षा की भी गारंटी लें, जिससे अगर हमने कुछ वर्ष उस वृक्ष की सेवा कर ली तो वो वृक्ष सारी ज़िंदगी हमारी सेवा करेगा, हमें इतना ऑक्सीजन देगा कि हमारी लाइफ जो है वो सुगम बनी रहे। तो इस प्रकार का उपाय हमें करना पड़ेगा। जितने भी ऑलरेडी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पे हम देखें तो देखिए, अब इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट से पानी आ रहा है, गंग नहर परियोजना से पानी आ रहा है। हम अपनी इन योजनाओं को और विस्तार दें और इन भूमि में भी जल की उपलब्धता को बढ़ाएं। और जल की उपलब्धता के बढ़ने का क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ पर भी वृक्षारोपण संभव होगा। और वृक्षारोपण संभव होने से ये एरिया जो है धीरे 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 तब्दील हो जाएगा। वृक्षारोपण करने के बाद हमें इन बातों पे भी ध्यान रहना है कि वहाँ पर वनस्पति के काटने पे और अनियंत्रित चराई पे बिल्कुल रोक लगा दी जाए। सरकार इस प्रकार के कानून बनाए कि इस प्रकार के पनिशमेंट की व्यवस्था करे कि कोई भी इन कानूनों को तोड़ने का प्रयास नहीं करे। स्ट्रिक्टली ये सारे नियम जब फॉलो होंगे तभी हम ये वृक्षारोपण इस प्रकार से कर पाएंगे, जिससे मिट्टी का भी संरक्षण होगा और अंडरग्राउंड वाटर जो है उसके लिए भी एक अच्छा संरक्षण उसको प्राप्त होगा। और वृक्ष की प्रजातियां हैं उनको भी हम संरक्षित कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास होगा। हम ऊर्जा के इस प्रकार के साधन अवेलेबल कराएं कि हमें जलाने के लिए लकड़ी काटनी ही नहीं पड़े। हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज पे भी जोर दें। हम पवन शक्ति है और सूर्य से जो भी हम ऊष्मा का निर्माण कर रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे हैं वेस्टर्न राजस्थान में, उनको हम और विस्तार दें, उनके लिए सब्सिडी दें, ताकि हमारे सामने उन एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो कि हम उसको यूज़ कर सकें, आम आदमी की पहुंच तक वो सारी चीज़ें पहुंच सकें और वो अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए जंगलों की कटाई को अपने आप ही बंद कर दें। तो हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा और घर वालों के लिए भी इजी हो जाएगा। देखिए, चूल्हे पे काम करना और गैस पे काम करने में बहुत फ़र्क होता है। तो महिलाओं की स्थिति जो है उस स्थिति में भी अच्छा बदलाव आएगा, उनको एक बहुत अच्छी ये ऑल्टरनेट के रूप में मिल जाएगी। इसी तरह पशुओं की संख्या पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना है और साथ ही साथ उनकी जो चराई है वो उसके लिए हम इस प्रकार के एरियाज़ को रिज़र्व करें और वैज्ञानिकों की सलाह पर इस प्रकार की घासों को उगाएं कि हम उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। हम बंजर भूमि जो है, बिल्कुल बंजर भूमि जो है, उसका उपयोग इस प्रकार के लिए करें कि हम इंडस्ट्री लगानी है, रोड्स बनानी है, घर बनाने, जहाँ पे खेती नहीं हो रही वहाँ पर इस प्रकार के काम करें, या जहाँ हरियाली नहीं है वहाँ इस प्रकार के काम करें, ताकि हमारी जो अच्छी भूमि है उसको हम इन सब चीज़ों से बचा सकें। साथ ही साथ हम जब कृषि कार्य करें तो ये ध्यान रखें कि खेती के लिए जो न्यूनतम खुदाई है की जाए वो इस प्रकार से की जाए कि पानी की खपत कम से कम हो। हमें बहुत ज़्यादा यूरिया वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें पानी की भी आवश्यकता बढ़ जाती है। हम खेत में जो भी रासायनिक उर्वरक हैं उनको कम से कम काम में लें और कंपोस्ट खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ताकि हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़े। हम
इस प्रकार की खेती के लिए लोगों को एजुकेट करें। आप ये देखिए, इज़राइल से हमने बहुत इस मामले में सीखा है। जितना भी ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है, जिसमें बूंद बूंद पानी से सिंचाई होती है, बहुत अच्छी मात्रा में पानी बचता है। इसी तरह कुछ इस प्रकार की खेती है, जैसे हमने इज़राइल से ही हमने जोजोबा की बात की, जो इस तरह के एक सीड्स होते हैं जिनसे हमें तेल मिलता है। तो हम अपनी ट्रेडिशनल पैटर्न्स को हम रोकें, और हमें सबसे ज़्यादा कहाँ ज़रूरत है अध्यापन की या रिसर्च की, हमें सबसे ज़्यादा कृषि का जो क्षेत्र है इसमें हमें सबसे ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे किसान को अगर हम इस प्रकार की नई चीज़ों से वाकिफ़ करा देंगे तो वो अपने खेती में इनको यूज़ करेगा, और उससे ज़मीन को कम से कम हानि पहुंचेगी। और जितने भी प्रकार की वनस्पति है वो इको फ्रेंडली वनस्पति वहाँ पे लगाई जाए, जिससे हमें किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचकर अधिकतम हम उसका लाभ ले सकें। ये एक बहुत ही एक आइडियल स्थिति में हमें कृषि को ले जाना चाहिए। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो हमारे देश के विकास में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें अधिक से अधिक किसान को अगर हम लाभ पहुंचाएंगे, हम अधिक से अधिक अच्छी योजनाएं बनाएंगे, अधिक से अधिक उसको एजुकेट करेंगे, उसका असर हमारे मानव जीवन पर, हमारे आर्थिक विकास पर डायरेक्टली पड़ेगा, और हमारा जो विकास है उसको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बूस्टअप उससे होगा। तो हमें इस प्रकार के उपायों की बात करनी चाहिए। हमें उस प्रकार के बीजों का प्रयोग करना चाहिए जो कम से कम जल की मांग रखें, और साथ ही साथ हमें खनन जैसी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए, जिससे हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है हम उस प्राकृतिक वातावरण को ख़त्म ना करें, हम उसको इंटैक्ट रखें, और इस प्रकार का जो प्रबंधन करें, इस प्रकार का पर्यावरण प्रबंधन करें कि हम डेज़र्ट के एरिया को कम से कम कर पाएँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जल की उपलब्धता के प्रयास करने पड़ेंगे, बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण करना पड़ेगा, कृषि की नई पद्धतियों पे बात करनी पड़ेगी, किसान को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें उन फसलों को पैदा करना चाहिए जो कम से कम जल की जिसमें रिक्वायरमेंट हो। हम अननेसेसरी राजस्थान में गेहूं का बहुत उत्पादन होता है। गेहूं का एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफस्टाइल में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें गेहूं खाने की ही हैबिट है। परंतु अगर हम कृषि की बात करें तो गेहूं वो फसल है जो बहुत अधिक मात्रा में जल की मांग करता है। तो ऐसी फसलों से हमें बचना चाहिए, हमें वो फसलें पैदा करनी चाहिए जिसमें जल की आवश्यकता जो है वो कम से कम हो। ड्रिप इरिगेशन के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमें ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करना चाहिए, फव्वारा पद्धति को यूज़ करना चाहिए, सरकार को इन चीज़ों पे सब्सिडी देनी चाहिए जिससे हम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकें। और अगर हमारा किसान अगर पढ़ लिख जाएगा ना, तो वो अपने आप ही इन सब चीज़ों की बात करने लगेगा, और वो शॉर्ट टर्म फ़ायदे को ना देखकर लॉन्ग टर्म फ़ायदे की बातें सोचेगा। वो आगे आने वाले समय में किस प्रकार से चीज़ों को व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से अधिक लाभ उठाना है, कम से कम रिसोर्सेज को वेस्ट करना है, इस प्रकार की सूझ जब उसमें आ जाएगी तो उससे क्या होगा कि बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का जो हम बेतरतीब तरीके से विदोहन कर रहे हैं वो विदोहन कम हो जाएगा। और उस विदोहन के कम होने का क्या असर होगा कि हम मरुस्थलीय प्रकरण की जो प्रक्रिया की हम बात कर रहे थे, हम उसके मार्ग में बाधा पैदा करेंगे, हम उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बैलेंस बना रहेगा। और आने वाले समय में हमारा ये जो सिचुएशन है, हम वेस्टर्न राजस्थान में जो शुष्क परिस्थितियाँ देखते हैं, हम कुछ मात्रा में उसको नियंत्रित करेंगे, उस क्षेत्र को हरा भरा हम करने में प्रयास करेंगे। हमने पहले भी एक लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हमें पता है कि ये जो वेस्टर्न राजस्थान का हिस्सा है, इसके नीचे से सरस्वती नदी में अभी भी जल का फ्लो है, वहाँ से भी हमने पानी को लेना प्रारंभ किया है। हम नलकूप खोदे जा रहे हैं और उन नलकूपों के द्वारा
हम इस पानी को पृथ्वी के ऊपर लाकर उसके विभिन्न प्रकार से, वो अच्छा फ्रेश वाटर है, हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये सारे अगर हमने उपाय करें तो हम इस डेज़र्ट का जो इकोसिस्टम है या इसका जो प्रसार है, डेजर्टिफिकेशन है, उसको रोकने के लिए राजस्थान में हम सक्षम हो जाएंगे। थैंक यू।